हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। तो बच्चों, आज हम लोग इस चैप्टर का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक करने जा रहे हैं और वो टॉपिक हमारा है एसी जनरेटर। ठीक है बच्चों, आज हम लोग क्या पढ़ना है? आज हम लोग एसी जनरेटर के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। एक एक करके हम लोग एसी जनरेटर के बारे में सारी चीजें पढ़ेंगे। सबसे पहले एसी जनरेटर का जो प्रिंसिपल है उसको समझते हैं। देखिए बच्चों, एसी जनरेटर की जो डिस्कवरी है, सॉरी इसकी जो इन्वेंशन है, इसको निकोला टेस्ला ने किया था। और एक तरीके से आप मानकर चलिए कई मायनों में एसी जनरेटर ने इस पूरे वर्ल्ड की जो हिस्ट्री है उसको बदल कर रख दिया है। आज के डेट में आपके घरों में जो करंट सप्लाई पहुंच रहा है, वोल्टेज सप्लाई जो पहुंच रहा है आपके घर में या आपके फैक्ट्री में या आपके जितने भी इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस हैं, वो जिस तरीके से वर्क करते हैं, डिजाइन होते हैं, कहीं ना कहीं एसी जनरेटर के थ्रू जो वोल्टेज या जो करंट जो है वो बड़ा मायने रखता है। हालांकि एसी ऑल्टरनेटिंग करंट के बारे में हम लोग अगले चैप्टर में, चैप्टर नंबर 7 में डिटेल में पढ़ेंगे, लेकिन यहां पर हम लोग एसी जनरेटर के बारे में जरा समझ लेते हैं। बच्चों याद करिए, हम लोगों ने सीखा है कि फ्लक्स फाई जो हमारा होता है वो होता है इक्वल्स टू, बच्चों जो फ्लक्स होता है फाई बी, ये हमारा बी ए कॉस थीटा के बराबर होता है, राइट। अभी तक इस चैप्टर में अगर आपको याद हो तो मैग्नेटिक फील्ड को चेंज करके हमने फ्लक्स को चेंज किया और फ्लक्स के चेंज होने की वजह से ईएमएफ हमारा इंड्यूस होता है। हमने एरिया को चेंज करके भी फ्लक्स को चेंज किया और फ्लक्स के चेंज होने की वजह से ईएमएफ इंड्यूस होता है। लेकिन फ्लक्स को चेंज करने के 3 तरीके होते हैं। एक तो मैग्नेटिक फील्ड को आप बदल लीजिए, ये हम लोग इस चैप्टर में पढ़ चुके हैं जब हमने फैराडे के एक्सपेरिमेंट्स देखे थे तब। एरिया को चेंज करिए तो आपका मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होगा, ये हम लोगों ने मोशनल ईएमएफ और एडी करंट वाले केस में देख लिया था। एक तीसरा कंडीशन है बच्चों कि अगर आप एंगल को चेंज करते हैं, अगर आप इस एंगल को चेंज करेंगे तो उस कंडीशन में कॉस थीटा की वैल्यू चेंज हो जाएगी, और कॉस थीटा की वैल्यू जब चेंज होगी बच्चों तो फ्लक्स आपका चेंज होगा, और फ्लक्स जब चेंज होगा तब एक ईएमएफ जो है वो इंड्यूस होता है। यानी कहीं ना कहीं आप समझें कि थीटा को चेंज करने की बात हम कर रहे हैं, यानी हम फ्लक्स को चेंज करने की बात करेंगे, और फ्लक्स को चेंज करने की बात करेंगे तो एक ईएमएफ इंड्यूस होने की बात आएगी। जो हमारा एसी जनरेटर है वो इसी प्रिंसिपल पे वर्क करता है। एसी जनरेटर कहता है कि अगर किसी तरीके से जो एसी जनरेटर का कॉइल है उस कॉइल के थ्रू अगर हम लोग मैग्नेटिक फ्लक्स को चेंज कर दें, क्या करेंगे बच्चों हम लोग? अगर किसी तरीके से हम लोग मैग्नेटिक फ्लक्स को अगर चेंज कर देते हैं तो मैग्नेटिक फ्लक्स के चेंज होने की वजह से एक ईएमएफ उस जनरेटर में, ईएमएफ यानी एक पोटेंशियल डिफरेंस जो है वो उस जनरेटर में क्रिएट हो सकता है। तो देखिए एसी जनरेटर का मैंने डायग्राम भी दिखा रखा है। इस डायग्राम में देखिए ये कॉइल है और ये कॉइल कहां पर, नॉर्थ और साउथ पोल का जो मैग्नेटिक फील्ड है उस रीजन में रखा हुआ है। और किस तरीके से रखा हुआ है? मैग्नेटिक फील्ड और जो एक्सिस है कॉइल का वो दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर है, ठीक है। अब अगर आप इस कॉइल को इस तरीके से रोटेट करेंगे तो मैग्नेटिक फील्ड और कॉइल का जो एरिया वेक्टर है, एरिया वेक्टर भी किधर है? आप लोगों की तरफ है। जैसे से रोटेट करेंगे एरिया वेक्टर भी बदलता चला जाएगा। तो जैसे जैसे आप इस कॉइल को रोटेट करेंगे एरिया वेक्टर की डायरेक्शन चेंज होगी, तो मैग्नेटिक फील्ड और एरिया वेक्टर के बीच का जो एंगल है थीटा वो आपका चेंज होगा। उसके चेंज होने की वजह से इस कॉइल के थ्रू फ्लक्स चेंज होगा और फ्लक्स चेंज होने की वजह से एक ईएमएफ इंड्यूस होगा, ठीक है। इसी प्रिंसिपल पे एसी जनरेटर हमारा वर्क करता है। When flux through a conducting coil changes, किसी भी एक कंडक्टिंग कॉइल के थ्रू अगर हम फ्लक्स को चेंज करते हैं टाइम के साथ तो an EMF is induced in the coil. In other word, AC generator works on the principle of Faraday's law of electromagnetic induction. तो क्लियर है, आपको बात समझ में आ रही है? अगर आपसे एग्जाम में प्रिंसिपल ऑफ एसी जनरेटर पूछा जाए तो आप सिर्फ इतना लिख सकते हैं कि जब हम किसी भी एक कंडक्टिंग कॉइल के थ्रू, और एसी जनरेटर में देखिए कंडक्टिंग कॉइल है,
इस कॉइल के थ्रू अगर किसी तरीके से हम लोग फ्लक्स को चेंज करेंगे तो समय के साथ, तो इस फ्लक्स के चेंज होने की वजह से एक ईएमएफ इस कॉइल में, एक पोटेंशियल डिफरेंस इस कॉइल में जनरेट होगा। उस पोटेंशियल डिफरेंस की वजह से कुछ करंट फ्लो करेगा। ठीक है बच्चों, इसी चीज को हम लोगों को सीखना है इस टॉपिक में। क्लियर है? एसी जनरेटर का प्रिंसिपल आई होप आप लोगों को समझ में आ गया है। एक बार एसी जनरेटर का प्रिंसिपल आप लोग नोट कर लीजिए। ठीक है बच्चों, चलिए बच्चों, अगला हम लोग एसी जनरेटर में उसके कंस्ट्रक्शन के बारे में बात करते हैं कि एसी जनरेटर को हम लोग कंस्ट्रक्ट किस तरीके से करते हैं। तो देखिए बच्चों, एसी जनरेटर का कंस्ट्रक्शन आपको यहां पर दे रखा है। आप देख सकते हैं कि एसी जनरेटर में दो पोल पीसेस ऑफ मैग्नेट, सबसे पहली बात दो पोल पीसेस ऑफ मैग्नेट्स हैं बच्चों। एक मैग्नेट का नॉर्थ पोल और दूसरे मैग्नेट का साउथ पोल एक दूसरे की तरफ फेस कर रहा है। क्लियर है? सबसे पहला पॉइंट कि एसी जनरेटर कंसिस्ट करता है एक पेयर ऑफ पोल पीसेस ऑफ मैग्नेट। ठीक है, जहां एक मैग्नेट का नॉर्थ पोल और दूसरे मैग्नेट का साउथ पोल एक दूसरे की तरफ फेस कर रहे हैं। तो जाहिर सी बात है मैग्नेटिक फील्ड जो है वो नॉर्थ पोल से साउथ पोल की तरफ यानी इस डायरेक्शन में होना चाहिए। ये मैग्नेटिक फील्ड इस रीजन में यूनिफॉर्म है। ठीक है, और इस यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड के रीजन में बीच का जो स्पेस है, यहां पर हम एक कॉइल रखते हैं और इस कॉइल को हमने कुछ इस तरीके से रखा है कि इस कॉइल का जो एक्सिस है, यानी कि जिसके अबाउट ये कॉइल रोटेट कर सकते हैं, उस एक्सिस के परपेंडिकुलर मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड और एक्सिस के बीच में 90 डिग्री का एंगल बन रहा है। ठीक है, अब ये जो कॉइल बच्चों आपका है, ठीक है, एसी जनरेटर का जो कॉइल है उसके एंड्स किससे कनेक्टेड होते हैं? स्लिप रिंग से कनेक्टेड होते हैं। और स्लिप रिंग के साथ यहां कार्बन ब्रशेस प्रेजेंट होते हैं, कंडक्टिंग ब्रशेस होते हैं। ठीक है, और कार्बन ब्रशेस के एंड में हम एक मैनुअली इसको आगे पीछे मूव कर सके तो स्प्रिंग के थ्रू यहां पर आप मैकेनिकल वर्क करते हैं। उस वर्क की बात हम लोग वर्किंग में करेंगे। क्लियर है? तो मैंने लिखा है कंस्ट्रक्शन में कि एसी जनरेटर जो वो कंसिस्ट करता है एक कॉइल। जाहिर सी बात है, आप देख सकते हैं कि एक कॉइल यहां पर प्रेजेंट है। कॉइल प्लेस्ड बिटवीन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड ऑफ पोल पीसेस ऑफ मैग्नेट। ये कॉइल कहां पर प्लेस्ड है? ये कॉइल आपका एक ऐसे रीजन में प्रेजेंट है जहां पर कि एक पोल पीसेस ऑफ मैग्नेट है और इसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड है। उस मैग्नेटिक फील्ड के रीजन में हमने उस कॉइल को प्लेस कर दिया है। ठीक है, फिर लिखा है द एक्सिस ऑफ कॉइल बीइंग परपेंडिकुलर टू मैग्नेटिक फील्ड। तो जो एक्सिस है कॉइल का जो एक्सिस है, ये मैग्नेटिक फील्ड कैसे है? परपेंडिकुलर है। कोई और एंगल बनाकर एक्सिस और मैग्नेटिक फील्ड के बीच में हम कॉइल को नहीं प्लेस करेंगे। हमेशा कॉइल का एक्सिस मैग्नेटिक फील्ड से 90 डिग्री का एंगल बनाएगा। ठीक है, फिर कह रहा है कि द एंड्स ऑफ कॉइल आर कनेक्टेड टू कार्बन ब्रशेस वाया स्लिप रिंग्स। तो इस कॉइल के जो एंड्स हैं, इनको हमने किससे कनेक्ट कर रखा है बच्चों? इनको हमने कार्बन ब्रशेस से कनेक्ट कर रखा है स्लिप रिंग्स के थ्रू। ठीक है, तो ये स्लिप रिंग्स क्या करेंगे? ये स्लिप रिंग्स जो हैं बेसिकली कॉइल को रोटेट करने में हेल्प करते हैं। और ये कैसे रोटेट करेंगे? तो भाई हमने यहां पर स्प्रिंग लगा रखा है, एक ऑल्टरनेटिंग ईएमएफ हम लोग यहां पर जनरेट करेंगे। कैसे करेंगे इसको हम लोग वर्किंग में समझेंगे। ठीक है, तो इस कंस्ट्रक्शन को आप लोग जरा नोट कर लें बच्चों एक बार। ये एग्जाम में अगर कंस्ट्रक्शन बोलेगा कंस्ट्रक्ट एसी जनरेटर, तो कंस्ट्रक्ट आप कर सकते हैं इस तरीके से, थोड़ा बहुत आप लिख भी सकते हैं इसके बारे में 3-4 लाइन। नोट कर लें बच्चों। चलिए बच्चों, हम लोग एसी जनरेटर के वर्किंग की बात करते हैं। ठीक है, एसी जनरेटर के प्रिंसिपल की बात हमने कर ली, एसी जनरेटर के कंस्ट्रक्शन की बात कर ली हमने। अब हम लोग एसी जनरेटर के वर्किंग की बात करते हैं कि आखिरकार एसी जनरेटर हमारा फंक्शन किस तरीके से करता है। ये देखिए यहां पर बच्चों एक स्प्रिंग लगा हुआ है और स्प्रिंग पर जो एंड्स हैं उसको आप मैकेनिकली आगे पीछे मूव कर सकते हैं, है ना? किसी भी एक इंस्ट्रूमेंट के थ्रू या आप खुद चाहे तो ऐसे मूव कर सकते हैं। अब बड़े एसी जनरेटर में खुद से मूव करना पॉसिबल नहीं है, तो आप कुछ मैकेनिकली किसी मींस से आप इस एसी जनरेटर के जो स्प्रिंग्स हैं इनको आप आगे पीछे मूव कर सकते हैं।
देखिए ऊपर वाले स्प्रिंग को जब आप पीछे खींचिएगा तो ये वाला जो कार्बन ब्रश और स्लिप रिंग है इस तरफ मूव करेगा, और जब इसको आप पीछे खींच रहे हैं तो इसको आगे खींचेंगे तो ये इधर मूव करेगा। यानी दोनों स्लिप रिंग्स जो है इस तरीके से आगे पीछे ऑपोजिट डायरेक्शन में मूव करेंगे, और इनके मूवमेंट की वजह से जो कॉइल है ये आपका इस तरीके से मूव करेगा, राइट, ये घूम जाएगा। अच्छा, घूमने की वजह से बच्चों देखिए अभी जो इसका जैसे इस तरीके से कॉइल है तो इसका एरिया वेक्टर जो है वो आप लोगों की तरफ है, ठीक है। मैग्नेटिक फील्ड तो फिक्स्ड है इस डायरेक्शन में, लेकिन एरिया वेक्टर इसका आप लोगों की तरफ है। जैसे जैसे कॉइल रोटेट करेगा इसका जो एरिया वेक्टर, मार्कर को मैं एरिया वेक्टर का डायरेक्शन दिखा रहा हूं, तो एरिया वेक्टर जो है इसका वो भी चेंज होता चला जाएगा, राइट। आप समझ रहे हैं इस बात को? तो एरिया वेक्टर चेंज होने का मतलब है कि मैग्नेटिक फील्ड और एरिया वेक्टर का डायरेक्शन चेंज होने का मतलब है कि मैग्नेटिक फील्ड और एरिया वेक्टर के बीच का एंगल चेंज होगा। और फ्लक्स में जो BA cos थीटा होता है वहां थीटा क्या है, मैग्नेटिक फील्ड और एरिया वेक्टर के बीच का एंगल, तो इसके चेंज होने की वजह से जो थीटा है वो चेंज होगा, थीटा चेंज होने की वजह से cos थीटा चेंज होगा, जिसकी वजह से फ्लक्स चेंज होगा और एक EMF जो आपका जनरेट होगा। तो मैंने लिखा है कि जब हम स्प्रिंग को मैकेनिकली मूव करते हैं तो कॉइल हमारा रोटेट करता है मैग्नेटिक फील्ड के रीजन में। इस स्प्रिंग को जब हम मैकेनिकली मूव करेंगे तो ये कॉइल मैग्नेटिक फील्ड के रीजन में रोटेट करेगा, और रोटेट करने की वजह से जो फ्लक्स है, फ्लक्स थ्रू द कॉइल, वो आपका चेंज होगा। और आप सब जानते हैं, अभी तक जो आपने पढ़ा है इस चैप्टर में आप इस चीज को बहुत अच्छे समझ गए हैं कि फ्लक्स के चेंज होने की वजह से एक EMF जो है वो इस कॉइल में जनरेट होगा। क्लियर है? तो सपोज करिए कि आप जब इसको मूव कर रहे हैं तब ये कॉइल जो आपका रोटेट कर रहा है ये ओमेगा एंगुलर स्पीड से रोटेट कर रहा है, मान लेते हैं, ठीक है। तो फ्लक्स जो है बच्चों, फ्लक्स का फॉर्मूला मैं लिख रहा हूं, phi b इज इक्वल्स टू BA cos थीटा। फ्लक्स क्या हो जाएगा, BA cos थीटा, राइट। और ये इसे देखिए मैं लिख रहा हूं B इंटू A इंटू cos ओमेगा टी। मैंने क्यों लिखा cos ओमेगा टी? देखिए 11th में आप लोगों ने पढ़ रखा है, थीटा जो है वो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, जब कोई चीज रोटेट करता है ना तब उसका एंगुलर डिस्प्लेसमेंट हम लोग एंगल से मेजर करते हैं, थीटा से मेजर करते हैं। तो थीटा हो गया एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। ये एंगुलर डिस्प्लेसमेंट क्या है, एंगुलर स्पीड इनटू टाइम। जैसे डिस्प्लेसमेंट होता है ना स्पीड इनटू टाइम, x इज इक्वल्स टू v इंटू टी, वैसे एंगुलर डिस्प्लेसमेंट थीटा जो है वो ओमेगा इंटू टी यानी कि एंगुलर स्पीड इंटू टाइम होगा। ये तब होगा जब ये कॉइल आपका ओमेगा एंगुलर स्पीड के साथ इस मैग्नेटिक फील्ड के रीजन में रोटेट करेगा। अब समझने वाली बात यह है कि टाइम आपका गुजरता चला जा रहा है तो ओमेगा इंटू टी की वैल्यू चेंज होगी, राइट बच्चों। अच्छा, ओमेगा इंटू टी की वैल्यू चेंज होगी तो पूरा कॉस ओमेगा टी आपका चेंज होगा। क्लियर है बात? कॉस ओमेगा टी चेंज होने की वजह से पूरा BA कॉस ओमेगा टी की वैल्यू चेंज होगी। इसका मतलब कि फ्लक्स जो है वो आपका चेंज होगा। अच्छा, फ्लक्स किस चीज के रेस्पेक्ट में चेंज हो रहा है? फ्लक्स टाइम के रेस्पेक्ट में चेंज हो रहा है। तो इसीलिए हम इसे लिखेंगे, अगर मैं डिफरेंशिएट करूं तो ये हो जाएगा d phi b अपॉन dt इज इक्वल्स टू d अपॉन dt ऑफ BA cos ओमेगा टी। क्लियर है बच्चों? अच्छा, दोनों को मैं माइनस साइन से मल्टीप्लाई कर देता हूं। माइनस साइन से मल्टीप्लाई करने के पीछे का कारण है कि माइनस d phi b अपॉन dt, अगर आप फैराडेज लॉ पे जाएं तो EMF जो है वो माइनस ऑफ d phi b अपॉन dt यही तो होता है। तो इसकी जगह मैं लिख दे रहा हूं EMF। इसकी जगह मैं क्या लिख दे रहा हूं बच्चों? EMF। एप्सिलॉन सिंबल से मैंने इस तरीके से रिप्रेजेंट कर दिया है। और ये हमारा क्या हो जाएगा, माइनस B और A ये दोनों कांस्टेंट है, इसलिए हमारा बाहर आ जाएगा B और A ये दोनों बाहर आ गए। ठीक है, इसके बाद हमारा क्या बचता है? इसके बाद आपका d अपॉन dt बचा और एक साइड आपका cos ओमेगा t बचा है। तो ये हो जाएगा d अपॉन dt ऑफ cos ओमेगा t। और अगर आप cos ओमेगा t को डिफरेंशिएट करते हैं बच्चों, cos का डिफरेंशियल माइनस साइन आता है, तो एक माइनस तो यहां पर ध्यान सुनिएगा, एक माइनस यहां पर पहले से है
और कॉस को डिफरेंशिएट करेंगे तो एक और माइनस आएगा, तो दो माइनस हो जाएंगे, एक माइनस बाहर, एक माइनस कॉस को डिफरेंशिएट करने पर, तो दोनों माइनस मिलकर प्लस हो जाएंगे, तो ये आपका हो जाएगा प्लस बी ए। ठीक है, अच्छा कॉस ओमेगा टी को डिफरेंशिएट करने पर एक तो ओमेगा बाहर आएगा, है ना, आपने सीखा है ना, कॉस ओमेगा टी में पहले कॉस को डिफरेंशिएट करें तो माइनस साइन आ गया, फिर ओमेगा टी को डिफरेंशिएट करें तो ओमेगा आएगा, वो बाहर आ गया, और डी अपॉन डी टी आपको हो जाएगा साइन ओमेगा टी। क्लियर है? अब ये जो प्लस बी ए ओमेगा है बच्चों, इसको देखिएगा मैं किस तरीके से लिख रहा हूं, मैं लिख रहा हूं ईएमएफ इज इक्वल्स टू ई नॉट साइन ओमेगा टी। ईएमएफ क्या है? ई नॉट साइन ओमेगा टी, जहां पर ई नॉट जो है बच्चों ये आपका होता है इक्वल्स टू बी ए ओमेगा, यानी यहां जो बी ए ओमेगा आया है इसकी जगह पर मैंने ई नॉट लिख दिया है। क्लियर है? तो आपका फाइनली जो ईएमएफ निकल कर, ये ईएमएफ कौन सा ईएमएफ है? इस कॉइल को जब आप रोटेट करते हैं तब जो ईएमएफ इस कॉइल में जनरेट हो रहा है वो ईएमएफ आपका आ गया इक्वल्स टू ई नॉट साइन ओमेगा टी। क्लियर है बात? इतना ईएमएफ जो है वो आपका जनरेट होता है। अब समझने वाली बात यह है बच्चों, समझने वाली बात यह है कि साइन ओमेगा टी, साइन की वैल्यू कहां से कहां तक वेरी करती है? साइन की वैल्यू -1 से +1 तक वेरी करती है, यानी साइन की मिनिमम वैल्यू होती है -1 और इसकी मैक्सिमम वैल्यू होती है +1। तो -1 से +1 तक साइन की वैल्यू वेरी कर रही है। अच्छा मिनिमम है -1, तो साइन ओमेगा टी की जगह -1 पुट करेंगे तो जो ईएमएफ है आपका वो आपका कितना हो जाएगा? साइन ओमेगा टी अगर -1 है तो ईएमएफ जो कि ई नॉट साइन ओमेगा टी, इसमें अगर -1 पुट करें तो माइनस ई नॉट आ जाएगा, ये हो गई इसकी मिनिमम वैल्यू। और मैक्सिमम वैल्यू क्या है? +1, तो मैक्सिमम वैल्यू पुट करें तो ईएमएफ की भी मैक्सिमम वैल्यू आ जाएगी प्लस ई नॉट। क्लियर है? यानी आप लिख सकते हैं कि ई मैक्स जो है वो आपका ई नॉट होता है और ई मिनिमम जो है वो आपका होता है माइनस ई नॉट। क्लियर है बात? कहां से कहां तक वेरी कर रहा है बच्चों? माइनस ई नॉट से प्लस ई नॉट तक ये वैल्यू जो है वो वेरी कर रहा है। ठीक है, इसको आप लोग नोट कर लीजिए। वर्किंग ऑफ एसी जनरेटर है, ये कई बार आपके एग्जाम में आ चुका है, बहुत फेमस क्वेश्चन है, पूछा जाता है प्रिंसिपल एंड वर्किंग ऑफ एसी जनरेटर, तो आपको आना चाहिए। ठीक है, इसको नोट कर लीजिए। मैं जरा इसका एक आपको ग्राफ बनाकर दिखा दे रहा हूं, E इक्वल टू ई नॉट साइन ओमेगा टी का। ठीक है, पहले इसको आप एक बार बना लीजिए, नोट कर लीजिए। तो बच्चों देखिए, जो ईएमएफ एसी जनरेटर में जनरेट हो रहा है वो आपका होता है ई नॉट साइन ओमेगा टी के बराबर। ठीक है, जहां पर ई नॉट जो है बच्चों ये आपका बी ए ओमेगा के बराबर होता है। बी यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड कांस्टेंट, ए कॉइल के एरिया का मैग्नीट्यूड कांस्टेंट, ओमेगा एक कांस्टेंट एंगुलर स्पीड, यानी पूरा ये कांस्टेंट है, इसको हमने ई नॉट कहा है। पहले बच्चों हम लोग जरा साइन ओमेगा टी का ग्राफ बनाते हैं। ठीक है, देखिए ये आप लोग जानते हैं साइन ओमेगा टी का ग्राफ कैसा होता है, ये आप लोगों ने मैथमेटिक्स में बहुत अच्छे से पढ़ रखा है, ट्रिगोनोमेट्री में। ठीक है, ये आपका ओमेगा टी है। क्लियर है बच्चों? तो साइन ओमेगा टी का ग्राफ कुछ इस तरीके से बनता है, ऐसा ही होता है। ये यहां पर ओमेगा टी की वैल्यू 0 होती है, यहां पर ओमेगा टी की वैल्यू π/2 होती है, यहां पर ओमेगा टी की वैल्यू पाई होती है, फिर यहां पर ओमेगा टी की वैल्यू जो है वो 3π/2 है, और यहां पर ओमेगा टी की वैल्यू जो है बच्चों वो 2π। राइट, ऐसा ही होता है। अब देखिए जो ईएमएफ है इसमें क्या है, साइन ओमेगा टी में ई नॉट मल्टीप्लाइड है, तो हर एक पॉइंट पर जो साइन ओमेगा टी की वैल्यू है उसको आप ई नॉट टाइम्स कर दीजिए,
राइट। उसको ई नॉट, जैसे अगर यहां पर साइन ओमेगा टी की मान लीजिए वैल्यू है 0.5, तो उसको ई नॉट से मल्टीप्लाई कर दिए तो ई नॉट इंटू 0.5 हो जाएगा। इस तरीके से हर एक पॉइंट की वैल्यू अगर आप ई नॉट टाइम्स मल्टीप्लाई करते चले जाएंगे तो जो ईएमएफ का जो ग्राफ है बच्चों, जो ईएमएफ का आपका ग्राफ आ रहा है वो ग्राफ देखिए किस तरीके का आएगा। ये ईएमएफ का ग्राफ कुछ इस तरीके से आना चाहिए बच्चों। ठीक है, देखिए साइन के केस में ये वैल्यू आपका होता है +1 मैक्सिमम, और ये वैल्यू जो है ये होता है -1 मिनिमम। ठीक है, ई नॉट साइन ओमेगा टी में ये मैक्सिमम वैल्यू है प्लस ई नॉट, और ये मिनिमम वैल्यू है माइनस ई नॉट। क्लियर है बच्चों, समझ रहे हैं? ये नीचे वाला जो ये जो छोटा वाला ग्राफ है ये साइन ओमेगा टी का ग्राफ है, जहां ओमेगा टी मैंने एक्स एक्सिस में बना रखा है ये एंगल, और ये वाला जो ऊपर वाला जो ग्राफ है ये आपका ई नॉट साइन ओमेगा टी, यानी कि ईएमएफ जो इंड्यूस हो रहा है एसी जनरेटर में इसका ग्राफ है। क्लियर है, आप समझ रहे हैं? देखिए एक चीज समझिएगा जरा बच्चों कि इसको हम एसी जनरेटर क्यों बोलते हैं? एसी का मतलब क्या है? ए स्टैंड्स फॉर ऑल्टरनेटिंग एंड सी स्टैंड्स फॉर करंट, तो ये एक ऑल्टरनेटिंग करंट जनरेटर है। इसका जो ईएमएफ जनरेट हो रहा है वो ईएमएफ देखिएगा जरा ऑल्टरनेटिंग है या नहीं। ऑल्टरनेटिंग का मतलब कि वो अपनी वैल्यू को हमेशा ऑल्टरनेट करता रहे, अपनी वैल्यू को हमेशा पलटता रहे। ठीक है, देखिए यहां से और यहां तक आप अगर देखें, यहां से और यहां तक, तो इस ईएमएफ की वैल्यू पॉजिटिव है, राइट, ऊपर की तरफ पॉजिटिव। इसको हम लोग फर्स्ट हाफ साइकिल बोलते हैं। फिर अगले हाफ साइकिल में ये ठीक पलट गया और अब सेम वैल्यूज जो हैं वो नेगेटिव डायरेक्शन में आ रही है। इसको हम लोग सेकेंड हाफ कहते हैं। तो फर्स्ट हाफ और सेकेंड हाफ बिल्कुल आइडेंटिकल हैं, बस हुआ क्या है, पहले हाफ में ईएमएफ की वैल्यू पॉजिटिव है, यानी कि किसी एक पोलैरिटी की है, और दूसरे हाफ में ईएमएफ की वैल्यू नेगेटिव है, यानी दूसरे पोलैरिटी की है। फिर अगले हाफ में फिर ईएमएफ की वैल्यू पॉजिटिव, फिर नेगेटिव, फिर पॉजिटिव, फिर नेगेटिव, और ये चलता चलेगा। तो ये ऑल्टरनेट होता चला जा रहा है। इसीलिए जो ये जनरेटर है, ये जो सोर्स जनरेट कर रहा है, वोल्टेज जनरेट कर रहा है, ईएमएफ जनरेट कर रहा है, ये एक ऑल्टरनेटिंग वोल्टेज है। इसीलिए इस जनरेटर को हम लोग एसी जनरेटर बोलते हैं। अब यही ऑल्टरनेटिंग वोल्टेज जो है बच्चों, इसी से आपको चैप्टर नंबर 7 की शुरुआत करनी, तो इसको अच्छे से पढ़िएगा। पूरा का पूरा चैप्टर नंबर 7 जो है वो इसी पे बेस्ड है। ठीक है, तो आज हम लोग यहीं पर समाप्त कर रहे हैं। अगले लेक्चर में एसी जनरेटर के आगे फिर हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, और यहां तक आप लोग थोड़ा सा अपने तरफ से पढ़कर रखिएगा, तो आगे के लेक्चर में हम लोग और टॉपिक्स जो वो कवर करेंगे। ठीक है बच्चों, चलिए बाय बाय, टेक केयर, स्टे सेफ, और इस टॉपिक को जरूर से पढ़िएगा, अच्छे से पढ़िएगा, बार बार पढ़िएगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी और अगले चैप्टर के पॉइंट ऑफ व्यू से भी, चैप्टर नंबर 7 ऑल्टरनेटिंग करंट। ठीक है, चलिए बच्चों, बाय बाय।